ईरान और इजराइल के और वर्सेस यूएस का जो पूरा युद्ध चल रहा है इस टाइम पे सर, उसमें जब खमीनी की मौत हुई है, अयतुल्ला जो वहां पे सुप्रीम लीडर है ईरान की, तो उनको तो दुख हुआ ही हुआ, पर वहां पे ईरान की तरह में सेलिब्रेशन भी देखने को मिला। पर उससे ज्यादा दुख हमारे इंडिया में देखने को मिला है। जी हाँ, यहाँ पे कुछ लोग जिनका कोई रेलेवेंस भी नहीं बन रहा है, वो भी अयतुल्ला खमीनी की इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं और उनकी मौत पर रोना गा रहे हैं। मतलब इतना ही नहीं, मैं आपको शुरुआत से बताऊंगी कि कैसे इवेंट्स हमारे सामने आए हैं। इतनी शॉकिंग वीडियो हमारे सामने आई है सर कि हमें ऐसा लग रहा है कि इनके लिए नेशन फर्स्ट की थ्योरी आती है कि इनका कम्युनिटी ही सबसे ऊपर है। सबसे पहले आपके जो एमपी है संजय संजय सिंह, ये इन्होंने बोला एंड ऑफ एन एरा। किस बात का एंड ऑफ एन एरा? ईरानियन से जाके पूछिए, वहां पर औरतें इतनी परेशान थी खमीनी के रिजाइम से, लोगों से डिक्टेटर कहते थे, अथॉरिटेरियन कहते थे वहां पर, और यहाँ पे लोग उसके लिए रो रहे हैं। आपको मैं बता दूं सर, ईरान शिया मुस्लिम से भरा हुआ है, जो हमारे पूरी दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं। और इस टाइम पे मुंबई, केरला, हैदराबाद और भी जगहों पर, कश्मीर, जितने भी जगहों पे शिया मुस्लिम्स हैं, ये सब लोग अपने आयतुल्ला के लिए रो रहे हैं। इंडिया और ईरान का जो पूरा रिश्ता है, ये मैं नहीं कहूंगी कि कभी बहुत खराब हुआ है, पर कभी बहुत अच्छा भी नहीं हुआ है इस पूरे रेस के अंदर। और इस टाइम पर जिस हिसाब से ईरान ने अपने ही साथी मिडिल ईस्ट के लोगों के खिलाफ एक जंग छेड़ दी है, हाँ, इंडिया को भी कोई भरोसा नहीं है कि वो किसी के भी खिलाफ इस टाइम पे जंग छेड़ सकता है। ईरान इस टाइम पे बिल्कुल सोलो चल रहा है, उसको किसी से अलायंस नहीं बनाना है। पर हमारी आपसे मैं बस ये चीज समझना चाहती हूँ कि हमारे देश के अंदर लोगों को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है। जो हमारी इंडिया का पॉलिटिकल इकोसिस्टम जा रहा है, उसमें ऑपोजिशन के लोग मतलब जो लीडर्स हैं, उनके इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये सब लोग अलग ही पॉलिटिकल इकोसिस्टम को लेके चल रहे हैं, जहां पे नेशन फर्स्ट की थ्योरी आ ही नहीं रही है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये थ्योरी आ रही है कि कैसे हमारी कम्युनिटी की किसी लीडर की डेथ हो गई और उस पर रोना गा रहे हैं। आपका क्या कहना है इस चीज पर? तो एक्चुअली तस्वीरें तो मैंने भी देखी और पूरे भारत से आ रही हैं, दिल्ली से आ रही हैं। आपके लखनऊ के इमामबाड़ा में तो सबसे ज़्यादा भीड़ मैंने देखी पिछले दिन। वहाँ तो लोग कह रहे हैं कि ये सब बंद करो। जम्मू कश्मीर से आ रही है, आपके लाल चौक से आ रही है, हैदराबाद से आ रही है, कर्नाटक के लगभग जहाँ भी शिया समुदाय देखने के लिए मिलता है, वो प्रोटेस्ट कर रहा है और मातम मना रहा है। एक मोहतरमा आई, वो कहीं मेरा खमीनी चला गया, वो शेर था, वो जिंदा दिल था, एक खमीनी जाएगा, कई खमीनी निकलेंगे। एक मोहतरमा ने तो कह दिया कि जो मेरे पेट में इस वक्त बच्चा है, वो भी शहीद होगा खमीनी के लिए। इस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं। और जब मैं इन बातों को सुन रहा हूं, तो मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि ठीक है, मातम मन रहा है, अच्छी बात है। अगर किसी को दुख हो रहा है किसी चीज के लिए, अब वो दुख अपना संबंध है, वो मैं जानता हूं। तो अगर मुझे दुख होगा, जापान में सुनामी आ गई, ऑस्ट्रेलिया में अटैक हो गया, वहां आतंकवादी अटैक हो गया और मुझे लगता है कि दुख होना चाहिए, तो मैं रो सकता हूं। संविधान हमें इसकी इजाजत देता है, अपनी अभिव्यक्ति की इजाजत देता है कि आप रो लीजिए, आप अपना दुख मना लीजिए। लेकिन सवाल यह है कि ये दुख किस लिए मन रहा है? क्या ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमेनेई की मौत से भारत को कोई बहुत भारी नुकसान होने वाला है? या भारत के जो शिया समुदाय के मुस्लिम है, वो असुरक्षित हो जाएंगे? या उनके अधिकारों पर किसी तरह का प्रभाव पड़ेगा? या उन्हें अब कोई सुरक्षा देने वाला नहीं पड़ेगा? या जो सुप्रीम लीडर हैं आपके ईरान के, उनकी मौत के बाद जो अमेरिका है या जो इजराइल है, जो संयुक्त अभियान ईरान के खिलाफ चला रहा था, अब वो भारत के शिया समुदाय पर हमला करने वाला है? कि ऐसी कौन सी संभावनाएं हैं जिनके चलते ये शिया समुदाय रो रहा है? और जब मैं इन तमाम बातों को देखता हूं, तो मुझे यहां पर कोई भी बात उनके साथ मैच होते हुए नजर नहीं आती है। क्योंकि ना तो जो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच हो रहा है, उससे भारत की सुरक्षा को कोई खतरा है। भारत पूरी तरह से मजबूत देश है, भारत के साथ किसी तरह का ऐसा कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है, तो ये बात भी नहीं निकल रही है। अब जो बात आते हैं व्यापारिक रिश्ते, ये भी बात मान ले सकते, हो सकता है कि शिया समुदाय देश का इतना बड़ा भक्त है, वो देश से इतना प्यार करता है कि उसे देश की चिंता सता रही हो कि ईरान के साथ हमारे संबंध बिगड़ जाएंगे, ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के बाद इसलिए दुख मना रही हो। क्योंकि जो हमारा ईरान के साथ व्यापारिक संबंध था, वो हमने लगभग 2018 के बाद बहुत कम कर दिया था। जो पहले हमारा 2018 तक कच्चा तेल आता था, उसका मुझे याद है करीब काफी प्रतिशत में आता था। अब वो 0% 4 कुछ हो गया है। मतलब पूरी तरह से हमने निर्भरता खत्म कर दी है। तो बहुत ज्यादा प्रभाव उसका भी नहीं पड़ने वाला है। तो सवाल ये है कि ये मातम क्यों, ये आंसू क्यों? और जब आप इस सवाल का जवाब जानेंगी ना, तो वो थोड़ा सा आपको सुनने में असहज कर देगा। इसका जवाब ये है, ये सिर्फ एक मजहब के लिए हो रहा है ना। मजहब से ज्यादा इस मातम मजहब में क्या, आपको दूसरा कुछ कम्युनिटी? नजर नहीं आएगा।
नहीं, यहाँ पे मज़हब की भी बात नहीं है सर, यहाँ पे कम्युनिटी की बात है। पर प्रॉब्लम ये है कि आपको मैं मजहब से में यहाँ भी पे एक कम्युनिटी, बहुत अच्छी बात बोली। एग्ज़ैक्टली यहाँ पे मुसलमान तो सभी है ना, उसमें शिया, सुन्नी ये सेक्ट है जो डिवाइड हुए हैं। जैसे हिंदू तो बहुत है लेकिन कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई ऐसे है, तो इसी तरीके से इनके सेक्ट है। बट ये प्रॉब्लम इस चीज़ की नहीं है, तुम रो, तुम गाओ, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेशनली जो हमारा इंडिया है ना, उसको जिस हिसाब से सेक्युलर इमेज में डाला जा रहा है, दिक्कत वहाँ आ रही है। वही सेक्युलरिज़्म मैं से कह रहा प्रॉब्लम हूँ। नहीं है। अगर आप एक चीज़ समझिए, इंडिया के जो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग पार्टनर है वो कौन है? यूरोपियन यूनियन, आपके यूएई है, यूएस के साथ भी हम ट्रेड कर ही रहे हैं, रशिया है, इजराइल है, इन लोगों ने साथ दिया है इंडिया का। चलिए यूएस को आप साइड कर दीजिए, पर यूएस हम बहुत प्रॉफिट भी होता है, हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और उनके बिना हम चल नहीं सकते। अगर G2 पावर में के बिना हम चलेंगे तो हमें बहुत बेवकूफ माना जाएगा। तो इस टाइम पे यूरोपियन यूनियन में भी ईरान के खिलाफ बिल्कुल पहल डाल दी है। मैक्रोन से लेके मेलोनी सबने बोल दिया है कि जो ईरान इस टाइम पे कर रहा है मिडिल ईस्ट के साथ और यूरोपियन यूनियन या फिर यूएस के साथ, ये बहुत गलत है और हम इन सारे अटैक्स को अब होने नहीं देंगे। और अभी मैं बता दूं, इसके पहले सिर्फ यूएस खिलाफ था ढंग से ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी के। अब तो यूरोपियन यूनियन भी बोल रहा है कि तुम अब न्यूक्लियर फैसिलिटी नहीं अपनी प्रोड्यूस करोगे। लेकिन यहाँ पे जो इंडियंस है वो ये चीज समझ नहीं रहे कि अगर वॉर की सिचुएशन बनी तो इंडिया के साथ अलायंस में यही लोग खड़े होंगे, यूरोपियन यूनियन, इसराइल जैसे लोग। ईरान आके यहाँ पे हमारे साथ नहीं खड़ा होगा, या आयतुल्ला का जो बेटा है वो आके हमारे साथ कभी नहीं खड़ा होगा। हमारे अलायंसेस में यही लोग ही खड़े होने वाले हैं। लेकिन ये जो है ना कि नेशन फर्स्ट की थ्योरी पूरी कंप्लीटली ये लोग भूलते जा रहे हैं। और इसलिए देखो, मैं आपको बताती हूँ, कुछ टाइम बाद ना ऑपोजिशन क्या करेगी यहाँ पे, मैं आपको बताती हूँ। वो कहेगी कि अभी भी मैं सोशल मीडिया पे वीडियोस देख रही हूँ जहां पे लोग बोल रहे हैं कि इंडिया ने इजराइल के लिए और यूएस के लिए अपने इतने पुराने ट्रेडिंग पार्टनर्स को, इतने पुराने फ्रेंड को दगाबाजी कर दी, धोखेबाजी दे दी। अयतुल्ला की मौत पे पीएम नरेंद्र मोदी का एक भी ट्वीट नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। मुझे एक बात बताइए, इस अलायंस के टाइम पे जहां पे हर जगह वॉर हो रहा है, ईरान अपने ही साथी जो मिडिल ईस्ट में उसके हैं, इमोशनल होके उनके पास भी बॉम्बार्डिंग कर रहा है। यूएई की क्या गलती है? किस वजह से यूएई के सिटीजन्स को ये चीज झेलनी पड़ी? आप मुझे बस ये बता दीजिए। उसमें भी देखो दो मैक्सिमम चीज है। इंडियंस है वहां पर, है ना? यूएई तो में देखो, आपको, यूएई ने ईरान के हाँ, खिलाफ हमला नहीं किया, पहले तो ये बात समझने वाली है। यूएई का ईरान जो ने, एयरबेस है वो अमेरिकन एयरबेस ने हमले किया है। मैं तो समझ अगर रही ईरान हूँ, को जवाब देना था तो भाई अमेरिकन एयरबेस को देना था, लेकिन ईरान क्या कर रहा है? ईरान एग्जैक्टली, एयरबेस को निशाना नहीं बना रहा है, सिविलियंस को निशाना बना रहा है। तो भाई हाँ, यहां तो किसी तरह का कोई वही नहीं है, अब मेल जोल ही नहीं रह गया। और दूसरी बात, हाँ, जो भारत में मातम मना रहे हैं, मैं यही कह रहा हूं कि भाई आप मातम मनाओ, आपको आजादी है। और मैं तो कह रहा हूं कि अगर मातम से भी आपका दिल नहीं भर रहा है तो भारत सरकार से मांग करो कि आपको डिपोर्ट किया जाए ईरान, और आप अपने मजहबी नेता के लिए लड़ाई भी लड़े। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन तकलीफ तब हो रही है, दिक्कत तब हो रही है जब ये दुनिया के किसी तीसरे देश की स्थिति को लेकर भारत पर यह दबाव बनाया जा रहा है, भारत की सरकार को घसीटा जा रहा है कि आप ईरान का साथ दो, आप ईरान का समर्थन करो, आप सुप्रीम लीडर की मौत पर आंसू बहाओ। क्या जरूरत है? भारत आज ये एक लोग संपूर्ण जियोपॉलिटिकली शक्तिशाली सोच नहीं देश रहे है, ना ठीक सर। है। एग्जैक्टली, इनकी स्ट्रैटेजी भारत वाइज को ये क्या लोग सोच ही जरूरत नहीं है? रहे हैं। इस टाइम पे मैं आपको बता रही हूँ, भारत का जो सेक्युलरिज्म है ना, उस चक्कर में इंडिया का, अगर मैं एज अ जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट अगर मैं इंटरनेशनली बात करूँ तो बहुत मजाक उड़ रहा है। क्योंकि हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, जो लोग रो रहे हैं, आपने किसी और देश से खबर सुनी है कि शिया मुस्लिम्स ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इंडिया के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर भी है और नहीं, भी कहीं जगहों से पे कोई खबर नहीं आ आपने रही है। कहीं से कोई थोड़े खबर नहीं है। लोग छोटे ये मोटे सोच रहे, आपको दिख रहे हैं हाँ, बस। अलग सबसे ज्यादा वीडियोस इंडिया से निकल रही, क्योंकि ऑपोजिशन इसको एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। ऑपोजिशन इसे एंटी गवर्नमेंट के लिए कर रही है, जबकि ऑपोजिशन ये चीज भूल चुकी है कि हर चीज जो वो एंटी इंडिया के लिए कर रही है वो एंटी इंडिया होती जा रही है एक्चुअली में, मुझे एक गवर्नमेंट के बात नहीं, समझ में नहीं देश आ के रही, ये खिलाफ कह नहीं रहे है। हैं कि ठीक है ईरान हमेशा से दोस्त रहे, तमाम तरह की बातें बोल रही हैं। 370 में ईरान ने क्या किया? मैं कह रहा हूँ सुप्रीम लीडर ने क्या किया था? पाकिस्तान का समर्थन किया था, उसने भारत की इस पे खिलाफत की थी। जम्मू कश्मीर के स्टैंड पर क्या किया आपके खमेनी ने? भारत का साथ दिया क्या? नहीं दिया। नहीं, जब 2020 में दिल्ली में दंगे हो रहे थे तो तब आप जाकर देखिए ईरान के सुप्रीम लीडर ने क्या कहा था कि भारत में मुस्लिमों का नरसंहार हो रहा है। ये रोकने के लिए उन्होंने कहा कि जितनी भी हमारी मुस्लिम कम्युनिटी उन्हें साथ आना पड़ेगा। जो भारत की आंतरिक पूरी व्यवस्था पर सीधे प्रहार कर रहा था, आप कह रहे हैं कि उसके लिए आंसू बहाएं। और देखिए, आपके कहने पर क्यों बहाएं? आप अपने मजहबी उस पर सोच रहे हैं। भारत की सरकार मजहब से तो नहीं सोचती है। भारत की सरकार को जो फैसला लेना है वो 150 करोड़ भारतीयों के लिहाज से लेना है।
आज भारत सरकार एक वर्ग के लिए क्यों करे? आप ही तो कहते हैं ना ये सेकुलर देश है, तो आप अपना धर्म मानते हैं, ये सरकार का तो धर्म नहीं है। एक मजहबी नेता हमारा कौन थे? सुप्रीम लीडर कौन थे ये बताइए आप? राष्ट्रपति थे, वहां के प्रधानमंत्री थे, किसी संवैधानिक पद पर थे, कौन थे? जैसे दलाई लामा है तिब्बत के लिए, वैसा अयतुल्ला ईरान के लिए है। धार्मिक नेता थे, तो उस पर प्रधानमंत्री मोदी को आंसू बहाने की क्या जरूरत? और आप बहाइए ना, आप क्यों चाहते हैं कि भारत बहाए? सवाल तो ये खड़ा हो रहा है। जब पहलगाम जैसी घटना होती है, जब देश की सुरक्षा पर आघात होता है, तो मेरा बस एक ही सवाल आता है, तब ये हमें सड़कों पर क्यों नहीं दिखता है विरोध प्रदर्शन आतंक के खिलाफ? आप कहती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा जैसी जो देश की नेता है कि गाजा में जो हो रहा है वो नरसंहार हो रहा है, तो भारत में जो 90 के दशक में कश्मीर में हो रहा था, क्या वो भारत की जनता की भलाई हो रही थी? कश्मीर की जनता का विकास हो रहा था? वो भी तो नरसंहार था। उसके खिलाफ दुनिया के कितने देश सामने आए थे? आप पर सर मैं बताइए। आपको एक चीज बताना चाह रही हूँ कि चलिए वो तो इंडियन इंसिडेंट हो गया, इंटरनेशनली भी हमारे इंडिया के अंदर ऐसे लीडर्स हैं जो हमेशा हजबुल्ला, हमास हमास आपको मैं बता दूं एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इसको इसका डिक्लेरेशन वर्ल्ड में हो चुका है ऑलमोस्ट। यूएस ने भी बोल दिया, इसराइल ने भी बोल दिया है, ठीक है। अब उसकी जब हमास यहाँ पे हमास को कुछ भी हो रहा था, इसराइल हमास का खात्मा कर रही थी, तब आपकी महबूबा मुफ्ती रो रही थी। ये लोग कम्युनिटी को इतना ऊपर लेके जा रहे हैं कि ये लोग समझ नहीं देखो पा रहे ये कि बात नेशन डन है, फर्स्ट की थ्योरी चल रही है। ये बिल्कुल। यहाँ देखो पे इस बारे में दिक्कत अब भी आ आप रही ना है। कितनी कितनी भी आप नसीहत दो, कितनी भी आप लानतें दो, लेकिन आप अब इस बात से परे नहीं जा सकती हैं सर कि बात भारत यहाँ पर में, है। हाँ। मैं एक बात बोल दूं शिवी, भारत की जो बहुत बड़ी क्या बोलते हैं तादाद में जनता है, कहने को ये संविधान को मानती है, ये कहती है कि नहीं भैया देश सेकुलर है, तो किसी भी सरकार को मजहब विशेष पर बात नहीं करनी चाहिए, संविधान पर बात करनी चाहिए। लेकिन जो तस्वीरें आती है वो कभी भी संविधान के साथ मेलजोल नहीं खाती। संविधान क्या कहता है? आप अपनी सरकार का साथ देना। संविधान यही कहता है आप देश का साथ दें। आज अगर देश कोई स्टैंड ले रहा है, भारत कोई स्टैंड ले रहा है, तो आप क्या भारत का साथ दे रही हैं? ये जो समुदाय है, ये जो कम्युनिटी भारत के साथ है? नहीं है। ये क्यों कह रहे हैं भाई कि हम एक विशेष वर्ग के नेता के लिए मातम मनाए? या आज अब एक बात बताओ, अमेरिका के हम खिलाफत क्यों करें इस मामले में? मैं भारत के किसी संबंध के बारे में नहीं बात कर रहा हूं। अगर अमेरिका इजराइल ये आपके ईरान पर अटैक कर रहा है, तो भारत क्यों खिलाफत करे अमेरिका की? जब भारत पर अटैक होता है, जब भारत पर अटैक होता है, दुनिया के कितने देश आते हैं? इजराइल ने साफ शब्दों में कहा था ना कि भारत में जो अटैक हुआ है हम उसके खिलाफ हैं। ईरान ने इतने साफ शब्दों में कहा था? नहीं कहा इसराइल था। का देखिए, हाँ मैं समझ रही हूँ। देखिए, हाँ इसराइल बहुत पुराना हमारा पार्टनर है हमेशा से, और यहाँ पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि इंडिया के अंदर हमें अब सक्रिय होके चलना पड़ेगा। अगर मैं सही वर्ड यूज कर रही हूँ तो अगर हम एक वन नेशन वन माइंडसेट की थ्योरी पे नहीं चलेंगे तो डीप स्टेट की जो दिक्कत है ना, जिस आज ईरान टारगेट हुआ, आपको क्या लग रहा है यूएस क्या करना चाह रहा है? पहले इन लोगों को लड़ा रहा है, खमीनी को मरवा दिया गया, उसके ऐसे डिफेंस मिनिस्टर मर गया वहां पे। अब वहां पे पूरी की पूरी खमीनी की सरकार को नीचे गिराकर अब आयतुल्ला का जो बेटा है उस पर भी अगर आप देखेंगे पूरी जान का खतरा है। किसी दिन अगर उसको भी मरवा दिया गया तो ये लोग यही सोचेंगे यूएस वहां का जो ऑपोजिशन के लीडर है रजा, उनको एक तरीके से ऊपर लेके जाएंगे, उनको लीडर बनवाया जाएगा वहां पे, और वो एक डमी इधर एक्ट करेंगे। और यूएस जैसे वेनेजुला पे पूरा कब्जा कर रहे थे वैसे ईरान पे भी करेंगे। यूएस बस चाहते हैं कि वॉर हो जिससे वो हथियार बेचे और साथ ही साथ पूरा ऑयल ट्रेड जिन भी जगहों पे उस पर कब्जा करना शुरू कर दे। हर चीज अब सर ऑयल की बात पर आ गई है, और इंडिया को इस टाइम पे सिर्फ ऑयल का ही खतरा उनके सामने नहीं आ रहा है, दूसरी और एक नेशनल सिक्योरिटी का भी खतरा आ रहा है, क्योंकि हम किसी वॉर जोन से बहुत सेफ नहीं है यहाँ पे। हम सिर्फ सेफ इसलिए क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर एसेट है, ठीक है, लेकिन अगर उसको भी हटा दिया जाए तो नहीं देखो, ईरान अगर सेफ तो पागल कई हो गया तो मायने भी में, कर देखो देगा। शिविर, सेफ तो कई मायने में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूक्लियर एसेट है इसलिए किस हम मायने में सेफ हैं। सेफ है सर? हम सेफ कहाँ है? अनसेफ कहाँ है हम, हमारे ये तो बताओ। अटैक्स हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? आपको क्या लगता है कि अभी मुझे एक बात बताइए कि कौन अगर अटैक करेगा? एक बात पाकिस्तान बताओ, कौन और अटैक करेगा? अटैक हो पाकिस्तान और सकते हैं, मैं टर्की, ये नहीं कह रहा नहीं हूं। नहीं, अटैक करने का रिस्क हाँ मैं कौन लेगा? अटैक की बात कर रही हूँ, नहीं नहीं अटैक की चाइना नहीं लेगा। बात कर रही हूँ मैं सर, नहीं नहीं। यहाँ पे आप देखिए कि ईरान टर्की और पाकिस्तान के साथ कभी भी जा सकता है। ये लोग इस्लामिक रेडिकल्स हैं, अब इनके आप जरा सा भी अगर आप इन पे थोड़ा सा भी सोच रहे कि आप ट्रस्ट कर ईरान के सकते हैं, पास आप मत बचेगा करिए। क्या फिर? ये इनफैक्ट भी तो सोचने वाली हाँ, बात है। भारत के पास आज की डेट में, मैं आपको बता रहा ईरान हूँ अभी शिवी, भावुक है बस। देखो ईरान को आप समझो, ईरान अरब में क्यों हमले कर रहा है, कतर में हमले क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है? आप इसका जवाब दो ना। यहाँ पे इन सारी जगहों पे क्यों हमले कर रहा है? क्योंकि वो अमेरिका में नहीं कर पा रहा है।
उसके पास ऐसी मिसाइलें नहीं है, उसके पास ऐसे ताकतवर हथियार नहीं है जिससे वो अमेरिका में डायरेक्ट हमले कर पाए। नहीं तो वो न्यूयॉर्क में अपनी मिसाइल गिराता, वो अपनी जो है वॉशिंगटन डीसी में गिराता। भारत के पास आज जो तकनीक है, आज जो सुरक्षा की इक्विपमेंट है, जो डिफेंस सिस्टम है, भारत सीधे यहां से जो मिसाइल है वो अमेरिका भी दाग सकता है। आज ये देश जानते हैं। नहीं, ये बात आप सही बोल रहे हैं, पर प्रॉब्लम इस चीज की नहीं है। प्रॉब्लम ये कि हम ऐसी कोई भी सिचुएशन को उत्पन्न होने ही ना देना। जरूरी है क्या उत्पन्न होना हो? डिस्ट्रक्शन नहीं, होगी तो वही लोगों मैं के कह अंदर रहा डर हूं। तो तो आएगा ही। भारत ना कहीं से असुरक्षित नहीं है। आज अमेरिका भी अगर कोशिश करेगा, आप मुझे एक बात असुरक्षित इस बताओ, दुनिया में देखो, सारे देश है सर। हम हाँ तो ऑलमोस्ट फिर देखो, वर्ल्ड वो वॉर तो 3 वो की वाली ओर में स्थिति जा है ना, रहे हैं। मरता क्या नहीं करता। अगर अमेरिका, मैं एक इमेजिनरी बात कर रहा हूं कि अमेरिका भारत में भी अगर अटैक करता है, तो क्या भारत अमेरिका का कुछ नहीं कर पाएगा? क्या भारत के पास एटॉमिक पावर नहीं है? कितना बड़ा है अमेरिका? एटॉमिक पावर है, न्यूक्लियर पावर के ऊपर, लेकिन इतना जल्दी कोई आएगा नहीं ना सर। दोनों ही कंट्रीज का बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। न्यूक्लियर एसेट के ऊपर वही कोई बात होती ही नहीं। वही दोनों कंट्री हाँ, का लॉस होगा, ये बात अमेरिका हाँ, जानता है। और जब इस बात का हाँ। डर सताता है ना आपको कि हम इस कंट्री पर जब अटैक करेंगे तो उससे ज्यादा लॉस हमारा होगा, इसी को कहा जाता है अपनी मजबूती। ईरान पर अटैक कर रहा है अमेरिका, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ईरान पर अटैक करने से हमारा कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा, ईरान हम तक पहुंच भी नहीं पाएगा, इसीलिए कर रहे हैं अटैक। तो खैर ये तमाम नहीं, बातें, ये तो इमेजिनरी हाँ, बातें हो ये गई, तमाम ये बातें ये सिचुएशन और कभी बनने नहीं हाँ, वाली है फिलहाल। एग्जैक्टली। लेकिन एक चीज जो पर है, जो मैं देख भी हाँ, रहा हूं, बातें सुन रहा हूं कि लोग पूछ रहे हैं कि अगर भारत और ईरान का युद्ध होगा तो जो शिया समुदाय है ये किसका साथ देगा? और जब ये सवाल पूछा जा रहा है ना, एग्जैक्टली, तो बहुत इसका बड़ा, बहुत जवाब सही कोई नहीं सवाल दे है रहा है। ये। लेकिन लोगों के ना मन में एक दुख आ रहा है कि आजादी के आज 78 साल होने के बाद भी भारत में इस तरह के लोग हैं जिनका विश्वास संविधान से ज्यादा, जिनका विश्वास देश से ज्यादा एक धर्म विशेष पर है। और मुझे लग रहा है कि यही एक जो वजह है कि भारत को दुनिया भर में कहीं ना कहीं, फिलहाल अगर कहीं भी भारत पीछे है, तो यही एक खास चीज है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।